हेलो बच्चों, आज गैस लॉस देखते हैं। ठीक है, तो गैस स्टेट में बेसिक चीज़ें हम समझ चुके हैं। ठीक है, कि गैस स्टेट क्यों होती है, क्या होती है, उसके मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो हम कल देख चुके हैं। ठीक, अब जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कुछ प्रोमिनेंट हैं, है ना। वो जो प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं। वो रिलेशनशिप्स क्या होती हैं वो हम इन लॉज में देखेंगे। तो बेसिकली ये लॉज क्या है, जो कि इन प्रॉपर्टीज़ के बीच में कुछ रिलेशनशिप बताती हैं। गॉट इट? अच्छा, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है पहले वो लिख लो। गैस लॉज में अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज़ होती है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एन इज़ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो किसी भी गैस को डिफाइन करने के लिए हमें 4 पैरामीटर्स चाहिए। भाई हमें जानना है कि उसके अंदर उसके मोल्स कितना है, उसका अमाउंट कितना है एक्चुअली में। हमें उसका टेम्परेचर जानना होगा, हमें उसका प्रेशर जानना होगा, हमें उसका वॉल्यूम जानना होगा। ठीक है, हालांकि वैसे इन चारों को एक साथ जानने की जरूरत नहीं है। तुम 3 भी जानोगे तो भी चौथा निकल आएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। मैं यहाँ इसे इतना अलग से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हालांकि वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि फॉलो होती है। वी हैव यूज दिस इन आर मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। ठीक है, लेकिन ये अभी तक मैंने डिराइव करके नहीं दिया तुमको। ये जो रिएक्शन है ये मैंने अभी तक डिराइव करके नहीं दिया है। आई हैव नॉट डिराइव्ड इट। तो क्या करने का है, हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो ये गैस लॉज है जो मैं भी बताने वाला हूँ, इनसे एक्चुअली में ये निकल के आता है। ठीक, तो तुम बोलोगे सर पहले क्यों बताया, ये तो इनके बाद आएगा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेट करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें मैं इनमें बताऊँगा, जो कि यूजुअली टाइम टेकिंग होती है कि पहले तुम इनको डिराइव करो, फिर तुम क्या कहते हैं, फिर ये वाली इक्वेशन को डिराइव करो और तब वो चीज़ें बताओ। तो बेटर वुड भी है मैं साथ साथ साइमल्टेनियसली चलूँ, इट विल सेव अस सम टाइम। तो लिखो भाई, लॉज विच शो, लॉज, ये डेफिनेशन है गैस लॉज की, लॉज विच शो relationships between, laws which show relationship लिखना, relationships नहीं, relationship between any of P, V, T और N, any of the P, V, T और N। ठीक है, यूँ समझो, चलो PVT लिख लो, any of the PVT keeping the third constant, any two of the PVT between any two of the PVT keeping the third one constant and the amount of gas constant। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, P और V के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप जाननी है तो हमें तीसरा कौन सा बचा, T, इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा और N को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें V और T के बीच में रिलेशनशिप जाननी है तो हमें P को और N को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर हमें P और T के बारे में जानना है तो हमें V और N को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस लॉ को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ, और ये है गे भैया। ठीक है, इसको मैंने उस वक्त भी कराया था, गे लुसाक्स लॉ। ठीक है, तो आज हम इन तीनों को कंप्लीट करते हैं। हालांकि इसमें चौथा भी है, अवोगाड्रोस लॉ। अवोगाड्रोस लॉ में क्या है कि हम P और T को कांस्टेंट रखते हैं और V और N में रिलेशनशिप ले आते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत सारे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट V और N में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस अवोगाड्रोस लॉ या अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, लेकिन वी विल डिस्कस इट ओवर हियर एज वेल। तो ये ठीक है, तो PVT में से किसी दो को के बीच में रिलेशन निकालनी है और तीसरे को कांस्टेंट रखते हुए और साथ में N को कांस्टेंट रखना। तो लिखो, इसी में दोबारा बोल रहा हूँ इसके डेफिनेशन, लॉज विच शो रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू ऑफ P, V and T keeping the third and the amount of gas constant, the third and the amount of gas constant। ठीक है,
तो तुम इसको इस तरीके से देख सकते हो। अब हम इसको आगे देखते हैं। जैसे मान लो तुमने क्या किया कि किसी भी गैस की जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करती है। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो यूजुअली क्या होता है, वो कम हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाती है अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो, ठीक है। या फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। देखा होगा तुमने, है ना, गुब्बारा या कोई भी चीज़ है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो व्हाट हैपेंस, इट इंक्रीजेज, लाइक इट साइज इंक्रीजेज। या फिर किसी भी गैस की वॉल्यूम टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशनशिप तुम देख ही रहे हो डेफिनेटली इनके बीच में, ठीक। तो इसमें एक दो चीज़ें लिखना, देन वी विल मूव ऑन टू बॉयल्स लॉ। इसमें लिखो these relationship between are called gas laws. These relationship between PVT and N are called gas laws. Full stop. Any gas obeying these laws is called ideal gas. ठीक है, is called ideal gas. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन में लिख रहा हूँ या ये जो गैस लॉज हैं इनको 100% फॉलो करती हुई गैस, तो इसमें लिखा ना व्हेन इफ अ गैस फॉलोज या इफ अ गैस इज ओबेइंग दीज लॉज फॉर ऑल, ऐसे लिख लेना, फॉर ऑल रेंजेस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। सारे रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे ये फॉलो हो रही हो तो हम उस गैस को बोलेंगे कि वो आइडियल गैस है, ठीक है। लिखो व्हेन अ गैस ओबेज दीज लॉज फॉर all ranges of temperature and pressure, it is said to be an ideal or perfect gas, ठीक है। इसमें एक चीज़ और लिख लेना नोट करके, laws are applicable to only those gases, ठीक है। these laws are applicable to only those gases which do not undergo a change in chemical complexity or physical कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो लिख लो इसको, विच डू नॉट अंडरगो चेंज इन केमिकल और फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। केमिकल का मतलब क्या हुआ कि भाई वो अपना रूप ही ना बदल दे, भाई H2 डाला और कुछ होके वो H2O में कन्वर्ट हो गया या फिर मे बी CH4 में कन्वर्ट हो गया, तो अपना आइडेंटिटी ही चेंज कर दी, तो वो केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये कि भाई गैस के लिए एप्लीकेबल है ना। मान लो कोई गैस लिक्विफाई हो जाए कहीं पे, तब ये गैस लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि नाम से ही गैस लॉज है। अब वो गैस ही नहीं बची तो गैस लॉ कहाँ से एप्लीकेबल हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। चेंज इन केमिकल और फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन टेम्परेचर और प्रेशर इज वेरीड, व्हेन टेम्परेचर और प्रेशर इज वेरीड। तो सबसे पहला तुम्हारा बॉयल्स लॉ आता है। ये बॉयल भैया जो है ये BOIL वाले बॉयल नहीं है, ये BOYLE वाले बॉयल है, ठीक है। तो बॉयल भैया ने क्या कहा, प्रेशर और वॉल्यूम, ये कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये कहते हैं फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या लिख लो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम। इसको दोबारा बोल रहा हूँ, लिखो इसको, इसकी डेफिनेशन लिख लो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, या अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, नहीं, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस pressure of the gas varies inversely to the volume of the gas, ठीक है। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस वेरीज इनवर्सली टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो इसको अगर तुम कहना चाहो कि शब्दों में कि भाई अगर मैं P को डबल कर दूं, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर एंड N, टेम्परेचर और N दोनों कांस्टेंट है। डबल, अगर मैं डबल कर दूं तो V क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। या अगर मैं P को हाफ कर दूं, दैट मीन्स V डबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अब इसी को अगर लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P = K/V, है ना।
ठीक है, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। तो P इक्वल्स टू के बाई वी, यहाँ पे K क्या है, इट्स अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, पी वी इक्वल्स टू के, है ना, पी वी इक्वल्स टू के। अगर पी वी इक्वल्स टू के है तो मान लो दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेट्स से एट टेम्परेचर T1 प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, और T2 पे प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। T1 टेम्परेचर और P1 और V1 वैल्यूज़ है प्रेशर और वॉल्यूम की, T2 टेम्परेचर P2 V2 है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। सेम वे अगर मतलब तुम कोई T3 टेम्परेचर लगा लो तो यहाँ पे P3 T3 PN TN सब आ जाएगा, PN VN सॉरी, ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अच्छा, अब मैं अगर इसको K को कंपेयर करूँ इससे, अगर मैं लिखता हूँ PV इक्वल्स टू K, इन दोनों कंपेयर करूँ मैं तो क्या आ रहा है, ये दोनों K इक्वल्स टू nRT आ रहा है, K इक्वल्स टू nRT। ये समझ में आ गया ना, ये यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब वहाँ देखो यहाँ पे जो K लिखा है वो एक्चुअली में nRT के इक्वल है, N यहाँ पे कांस्टेंट हमने लिया हुआ है, T हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया हुआ है, R मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसको भी हम आगे देखेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब चीज़ें। बट फॉर द टाइमिंग समझ लो कि ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है, अगर ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है तो मतलब K कांस्टेंट हो गया। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो लिख लो इसमें, ऑन कंपेयरिंग PV इक्वल्स टू K विद, या ऑन कंपेयरिंग the proportionality constant या PV equals to K with PV equals to nRT, देखो on comparing PV equals to K to PV equals to nRT we get K equals to nRT, we get K equals to nRT। तो अगर n constant है for constant n we can say that K is directly proportional to T। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों है अभी यहाँ पे जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तब समझ में आएगा तुमको। K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये जेई में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, ठीक है, मैं कहूँगा मेंस में भी आ सकता है, बहुत ऐसे कोई बहुत एडवांस चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो लिखो P नहीं, K प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। अगर तुम इसे फिजिकली समझना चाहते हो कि ये हुआ क्या है सर, ये तो आपने एक्चुअली में एम्पिरिकल है। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है कि जिस बॉयल ने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया, उसने टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम का देखा कि उसका वेरिएशन ऐसा इन्वर्स वाला है, ऐसा इन्वर्स वाला है, तो उसने वो बहुत अलग अलग गैसेस के साथ किया होगा, बहुत बार किया होगा, और तब उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स हिज एक्सपेरिमेंट्स, ये ऐसा होगा। तो ये लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, इस लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, बस ये कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ये लॉ। गॉट इट। तो तुम इसमें लिख सकते हो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल और इम्पेरिकल डेटा, एक्सपेरिमेंटल और इम्पेरिकल डेटा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल और इम्पेरिकल डेटा, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसे काइंड ऑफ इमेजिन करना है तो यू कैन टेक अ लुक एट इट लाइक दिस। मान लो ये सेम कंटेनर है जो मैं अलग अलग तरीके से बना रहा हूँ, इसमें क्या है कि भाई एक केस में एक पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गैस रखी है कोई XYZ कोई गैस रखी है, ये तुम्हारा P गैस है और ऊपर से यहाँ पे P एक्सटर्नल है, ठीक है। ये क्या है, मासलेस है। मासलेस होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं आएगा, इस पिस्टन की वजह से कोई प्रेशर नहीं आएगा। इसकी वॉल्यूम लेट से V है, यहाँ पे V1 है, क्लियर है। लेट से इसको P गैस की जगह P1 लिख देता हूँ मैं, P1 है, ठीक। मैंने क्या किया, इसके ऊपर कुछ और भार रख दिया, मतलब P एक्सटर्नल के साथ साथ मैंने कुछ और, या यूँ कह लो P एक्सटर्नल बढ़ा दिया, तो ये P एक्सटर्नल 1 है। अगर मैं P एक्सटर्नल बढ़ाऊँगा तो पहली चीज़ ये है कि ये यहाँ पर रुका क्यों रहेगा, क्योंकि इस केस में अगर हम देखें तो P एक्सटर्नल 1 विल बी इक्वल्स टू P1।
अगर प्रेशर में डिफरेंस हुआ, मान लो ये ज़्यादा है इससे, तो ये फर्दर डाउन जाएगा तब तक जब तक कि P1 P एक्सटर्नल के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तब तक गैस का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, तब तक ये मूव करता रहेगा। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी आके रुक जाएगा। अगर ये बड़ा हुआ तो नीचे मूव करेगा, ये बड़ा हुआ तो ऊपर मूव करेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे पिस्टन ऐसे रखा हुआ है, इस पर कुछ हमने कोई ऐसे अटकाने की चीज़ तो रखी नहीं है, ये अपने आप से अटका हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ पे गैस है उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है, इतना ध्यान रखना। अगर इक्वल नहीं होता तो या तो ये ऊपर जा रहा होता या नीचे जा रहा होता। ऊपर जा रहा कब जा रहा होता? जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता, और नीचे कब जा रहा होता? जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर का प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। बाहर का प्रेशर बढ़ाऊंगा तो दिस विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स। एक पॉइंट आएगा जब जो बाहर का प्रेशर है अभी P एक्सटर्नल 2 वो इक्वल हो जाएगा अंदर वाले प्रेशर के। लेट्स कॉल दैट प्रेशर V2। ये क्या हो गया? लेट्स कॉल द वॉल्यूम टू बी V2, ठीक है, वॉल्यूम V2 होगी। गॉट इट? तो तुम देख रहे हो कि जैसे ही इसका प्रेशर, गैस का प्रेशर बढ़ा, इसकी वॉल्यूम कम हो गई, या उल्टा कह सकते हो, यहाँ वॉल्यूम कम हुई तो प्रेशर बढ़ गया। भाई यहाँ पे हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये P2 इज़ ग्रेटर देन P1 एंड V1 इज़ ग्रेटर देन V2, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो P एक्सटर्नल बढ़ा या P बढ़ा तो V कम हो गया। गॉट इट? ठीक है जी। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा ग्राफिकल पार्ट देखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेट्स से ये बल्ब वाले क्वेश्चंस हैं। चलो पहले देखते हैं एक ऐसी इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। लेट्स से शुरुआत में जो प्रेशर है वो 2 atm है, ठीक है, ओके। ये जो V1 है ये 10 लीटर्स थी। अब ये कह रहा है कि मैंने इसको बढ़ा दिया बाय 50%, ठीक, तो V2 कितना होगा? क्वेश्चन ये है, ठीक है। P1 प्रेशर एट इनसाइड दी या एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू P और 2 atm और वॉल्यूम 10 लीटर्स है। मैंने इसके प्रेशर को 50% बढ़ा दिया, 50% से बढ़ा दिया, तो V2 कितना होगा? अब देखो यहाँ पर सिंपल सा है, तुम्हें हमेशा लिखना कैसे होगा ये ध्यान रखो, आंसर कैसे लिखोगे इसमें, ठीक है। P1 इक्वल्स टू 2 atm, इस तरीके से लिखना होगा तुमको। V1 इक्वल्स टू 10 लीटर्स, अच्छा P2 इक्वल्स टू, अब देखो 2 atm का को बढ़ाया है, 2 atm से बढ़ाया कितना? 50%। तो 2 atm से 50% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? इसका 50% बढ़ गया, मतलब 1 atm। तो 2 तो था ही, प्लस 1 हो गया, इक्वल्स टू 3 atm हो गया, ओके। V2 इक्वल्स टू हू नोज, तो अब हम क्या करेंगे? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 लगा देंगे। यहाँ पे क्या जाएगा? 2 इंटू 10 अपॉन इक्वल टू 3 इंटू V2, ठीक है। तो V2 विल बी इक्वल टू 20/3। गॉट इट? है ना, सिंपल है ना। इस तरीके से हमें छोटी छोटी तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे करना है। देन अगेन लेट्स डू दिस क्वेश्चन। मान लो हमारे पास ये बल्ब वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं भाई, हमारी शीट में भी ये बल्ब वाले क्वेश्चन कुछ एक होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये एम्प्टी है शुरुआत में, ठीक है, ये 2 गोले हैं, इसकी जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ये 15 लीटर्स है, 10 लीटर्स है और ये 5 लीटर्स है, इसका प्रेशर जो है 5 atm है, ठीक। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। 2 बल्ब्स हैं, वो एक ऐसी
पतले से पाइप से जुड़े हुए है ना। यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगा है, स्टॉप कॉक क्या करता है, यहाँ फ्लो ऑफ एयर को रोकता है। यहाँ पे अगर ये स्टॉप कॉक लगा होगा तो इसकी एयर इसमें नहीं जाएगी, इसकी एयर इसमें नहीं जाएगी। हालांकि ये तो वैसे भी एम्प्टी है, यहाँ पे वैक्यूम है, तो इसकी एयर इसमें जाने का तो कोई फायदा सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी एयर इसमें जाएगी, लेकिन जब तक स्टॉप कॉक लगाए तब तक नहीं जाएगी। नाउ यहाँ पर ये जो कनेक्टिंग रॉड या कनेक्टिंग पाइप है, इसकी वॉल्यूम अज्यूम्ड है कि नेग्लिजिबल है। जब तक ना दिया हो तो हमेशा अज्यूम करना है कि नेग्लिजिबल है, अगर दिया होगा तो हम देखेंगे, बट अभी के लिए मैंने दिया हुआ है कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तो क्या होगा क्वेश्चन, वो कह रहा है कि टेम्परेचर हमने सेम रखा हुआ है, थ्रू आउट टेम्परेचर सेम है। अगर ये 10 लीटर्स का कंटेनर है, ये 5 लीटर्स का कंटेनर है, इसमें जो गैस भरी है उसका प्रेशर 5 atm है। अगर मैं स्टॉप कॉक खोल दूं तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा, यहाँ पर डेफिनेटली ये गैस इधर मूव करना शुरू करेगी। एक पॉइंट के बाद आके इन दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कोई गैस नहीं है तो प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो है, इक्वल मतलब ऑलमोस्ट क्या जीरो है। फिर धीमे धीमे प्रेशर यहाँ पे जब गैस चलती चली जाएगी तो गैस में यहाँ पे प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, यहाँ का प्रेशर घटना शुरू होगा। एक पॉइंट पे आके दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। जब इक्वल हो जाएंगे तब कोई फ्लो नहीं होगा। ये तुम्हारे फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है कि भाई तुम्हारा कोई भी फ्लूइड तभी मूव कर पाता है जब देयर इज डिफरेंस इन प्रेशर। अगर यहाँ दोनों पे प्रेशर सेम हो गया तब कोई फ्लो नहीं होगा। उस कंडीशन में ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन लिख लो। इफ द स्टॉप कॉक इज ओपनड, if the stop cock is opened, the pressure of the system, calculate the pressure of the system in after some time of opening the cock, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहली लाइन लिखो, इन ओपन स्टेट, जो स्टॉप कॉक है ना, लिखो इन ओपन स्टेट ऑफ दिस स्टॉप कॉक, in open state of the stop cock the pressure in both the bulbs will be negligible or will be equal, pressure in both the bulbs will be equal। ठीक है, if लिखो, if no information about the connecting pipe is given, if no information about the connecting pipe is given, assume its volume to be negligible, assume its volume to be negligible। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, इफ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिंग पाइप इज गिवन, अज्यूम इट्स वॉल्यूम टू बी नेग्लिजिबल। तो देखो भाई, यहाँ पे शुरुआत में 10 लीटर्स है, 5 क्या कहते हैं, प्रेशर 5 atm हो गया। अब क्या है, जब पूरा का पूरा ये दोबारा से दिस विल कम इन टू इक्विलिब्रियम, तो हम कह सकते हैं कि ये सब की वॉल्यूम मिला के कितनी होगी, 15 लीटर। तो P1 तो तुम्हारा 5 atm था, V1 तुम्हारी 10 लीटर्स थी, लेकिन P2 हमसे पूछ रहा है पता नहीं, लेकिन V2 तो हमें पता है, V2 क्या है, 10 लीटर्स प्लस 5 लीटर्स, टोटल 15 लीटर्स, 10 प्लस 5। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें सिंपल से कि भाई P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, निकाल लो। P2 कितना आएगा भाई, P1 V1 कितना हो गया, 5 इंटू 10 अपॉन 15 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 5, 3.33। ठीक है, तुम चाहे किसी तरीके से 10/3 एटमॉस्फेयर पे छोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक, मान लो कि इसमें कहता है कि इसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हो कि इसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है। दूसरा वर्जन बता रहा हूँ इसका। मान लो इसकी वॉल्यूम ये कह देता है कि ये 1 लीटर है, इस पाइप की वॉल्यूम 1 लीटर है, तब क्या होता, तब हम फाइनल जो वॉल्यूम बताते, वो फाइनल वॉल्यूम होती तुम्हारी 10 प्लस 5 प्लस 1, तो 16 लीटर आती। 16 लीटर आगे का मतलब क्या होगा, यही, इसमें 15 की जगह तुम्हें बस 16 रखना है, और तब आंसर क्या आता, 25/8। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आंसर कितना चेंज हो गया तुमने देख लिया, गॉट इट। इसी तरीके से कुछ एक क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। एक आधा क्वेश्चन मैं शायद आगे कराऊंगा, एंड में करा दूंगा, बट आई रियली वांट टू कंप्लीट दिस। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ है, मैं इनको आगे कराता हूँ। इसमें क्या करते हैं, पहले इनके ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ग्राफ्स इसमें किस किस तरीके के होते हैं वो देखो। इसमें ग्राफ तुम्हारे PV के बीच में होंगे,
P और 1/v के बीच में होंगे। ठीक है, अब ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये ध्यान रखना क्योंकि अभी इस ग्राफ्स में इसका यूज़ होगा। देखो भाई, जैसे P वर्सेस V, ग्राफ्स की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। P वर्सेस V का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सिंपल सी बात है, P इंटू V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, या P इक्वल्स टू K/V, जैसे भी तुम लिखना चाहो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर x इंटू वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो x और y का जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ये अगर बढ़ेगा तो v को कम होना पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो v कम हो रहा है ना। सेम वे अगर v को बढ़ना है तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। गॉट इट? ठीक है, ओके। नाउ अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दूं, यहाँ पर मान लो ये टेम्परेचर T1 था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और ग्राफ बना दिया, सिमिलर सा स्ट्रक्चर है इसका, और मैं कह रहा हूँ कि ये ग्राफ मैंने T2 पे बनाया है, ये ग्राफ मैंने T3 पे। तुम बोलोगे सर तो आपने टेम्परेचर कांस्टेंट बोला था, मैं कहूँगा हाँ, लेकिन तुम इसको इस तरीके से समझो। पहला वाला जो ग्राफ था हमने T1 टेम्परेचर, मतलब T1 टेम्परेचर फिक्स कर दिया, उसके बाद P और V को वेरी करा, ये ग्राफ आ गया। फिर हमने क्या किया, उसी सिस्टम का टेम्परेचर T2 पे ले आए अब। ठीक है, T2 पे ले आए, और फिर हमने T2 पे कांस्टेंट रख दिया प्रेशर टेम्परेचर, और फिर P और V को वेरी करते हुए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। सेम हमने T3 के साथ किया। तो अगर तुमसे पूछे कि T1, T2, T3 के बीच में क्या रिलेशनशिप है तो तुम क्या कहोगे? ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कि अगर ये T1, T2, T3 के बारे में पूछेगा तो क्या इसका क्या बोलते हैं इसको, क्या इसका रिलेशनशिप होगा T1, T2, T3? तो इसमें क्या करना होता है हमें कि इसमें किसी भी एक को कांस्टेंट कर लो। जैसे मान लो P को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या हो गया, P कांस्टेंट हो गया। क्लियर, P कांस्टेंट हो गया। अगर मैं P कांस्टेंट कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, P कांस्टेंट होने पे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, मतलब जिसका K ज़्यादा उसका V ज़्यादा, या जिसका V ज़्यादा उसका K ज़्यादा, जिसका V ज़्यादा उसका K ज़्यादा। ये क्लियर है? तो जैसे तुम देख रहे हो कि V इधर बढ़ता जा रहा है, तो V इधर बढ़ता जा रहा है, ये वाला जो V है और ये वाला जो V है, इसका V इससे ज़्यादा है, इसका V इससे ज़्यादा है। इसका मतलब K1, K2, K3, हम सेफली कह सकते हैं कि अगर ये V1 है, ये V2 है, V3 है, तो दैट मीन्स V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, देयरफॉर K3 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1। है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे K भी बढ़ेगा, तो K3। अब मैंने क्या दिखाया है, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो K अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है दैट मीन्स T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सा है थॉट प्रोसेस, उससे तुम आराम से निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो लिखो, टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन T1, T2, T3, to know the relationship between T1, T2, T3, draw a straight line parallel to x-axis, draw a straight line parallel to x-axis, ठीक है। This will keep P constant, भाई P constant हो गया ना, this will keep P constant, ठीक है। At constant P we can see in different graphs V is directly proportional to K, ठीक है। At constant P we can see in different graphs, at constant P we can see in different graphs that P is directly proportional to, sorry, V is directly proportional to K।
तो v जितना बढ़ेगा वैसे k बढ़ेगा। तो तुम देख रहे हो ग्राफ के हिसाब से कि v1 v2 v3 ऐसे बता देना फिर नीचे लिख के कि भाई v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1, तो k3 k2 k इस तरीके से आएगा, तो t3 t1 t2 k। तो जब ये लिख लोगे इसके बाद ये लिख लोगे, इसके बाद लाइन लिखना है, ये लिख लो, इसके बाद लाइन लिखना दैट k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, देयरफॉर t3 इज ग्रेटर देन t2 इज ग्रेटर देन t1। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो है इसमें टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, एक में, इस दोनों के कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, इस पूरे कर्व पे बोल रहा हूँ। इस कर्व में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? आइसोथर्म। तो ये क्या है? आइसोथर्म्स है। गॉट इट? दीज आर कॉल्ड आइसोथर्म्स। क्लियर है भाई? सिंपल इनफ। ओके, नाउ नेक्स्ट। अगर मैं P वर्सेस 1/V करता हूं और V वर्सेस 1/P करता हूं, जैसा भी, ठीक है। तो अगर मैं P वर्सेस 1/V कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो P वर्सेस 1/V क्या हो रहा है? ये P वर्सेस 1/V, y इक्वल्स टू m इंटू एक्स आ रहा है। 1/V को मैं x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो y इक्वल्स टू m x का मतलब क्या हुआ? इट इज़ गोइंग टू पास थ्रू ओरिजिन, it is going to pass through origin and it will have slope equal to k। क्लियर हो गया? स्लोप इक्वल टू k होगा, p इक्वल्स टू ये, और ठीक है जी, ये आएगा पास। भाई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, c जीरो का मतलब क्या होता है? इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका जो y इंटरसेप्ट ऑन दी वाई एक्सिस है वो ज़ीरो है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अच्छा, मान लो मैं इस तरीके से दो और ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है? टेम्परेचर T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है। अगेन मैं तुमसे अगर पूछ लूँ कि भाई ये T2 मान लो, अगेन मैं अगर तुमसे पूछ लूँ कि भाई T1 T2 T3 में रिलेशनशिप क्या है, तो तुम क्या करोगे? इसका स्लोप मान लो K1 है, इसका स्लोप क्या है? K3 है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, और ये एंगल θ3 है। तो जो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या है? स्लोप इज इक्वल्स टू k, स्लोप नहीं, स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू k। स्लोप तुम्हारा k के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, स्लोप क्या होता है? tan θ के इक्वल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ? जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका के ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे θ1 θ2 θ3 में रिलेशनशिप क्या है? θ1 इज़ लेस देन θ2 इज़ लेस देन θ3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? tan θ1 इज़ लेस देन tan θ2 इज़ लेस देन tan θ3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? k1 इज़ लेस देन k2 इज़ लेस देन k3। और तुम देख रहे हो दैट k इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सिंपल है, T1 इज़ लेस देन T2 इज़ लेस देन T3। हाँ है ना? सिंपल इनफ, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। अच्छा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू K/P, ठीक है। अगेन तुम देखोगे दैट दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। V तुम्हारा y एक्सिस पे है और 1/P तुम्हारा x एक्सिस पे है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगेन इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल्स टू k। और ठीक है, मान लो कि अगेन ऐसे ही कोई केस है, ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, ये T3 टेम्परेचर पे है। तो लेट्स से कि इसका स्लोप T2 था, K2 था मतलब, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? मान लो T1 और इसका स्लोप K3, ठीक है। तो अगेन जो चीज़ यहाँ पे आई है ना, वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी। हम सिंपली कह सकते हैं दैट T1 इज़ लेस देन T2 इज़ लेस देन T3। तो अगर तुम्हें लग रहा हो कि सर ये कैसे आ गया, तुम यही चीज़ फॉलो करते चले जाना। इसका थीटा जो है वो 1 है, इसका थीटा जो है वो
थीटा 2 है और इसका थीटा 3 है। गॉट इट? ठीक, नेक्स्ट जो तीसरा ग्राफ आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर मान लो मैं ये ग्राफ बोलूं, सॉरी, PV वर्सेस P, और साथ में मैं बोलूं PV वर्सेस V। अगर तुम ध्यान से देखो तो PV तो कांस्टेंट है, इट शुड बी पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, इट शुड बी अ ग्राफ पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। ठीक है, इस सेम वे अगर PV कांस्टेंट है तो V के साथ वेरी तो कर ही नहीं रहा है। PV इज नॉट वेरिंग, P इज वेरिंग विद V, बट PV इज कांस्टेंट। भाई PV तो कांस्टेंट है ना, वो तो वेरी नहीं कर रहा, तो दोनों के दोनों केसेस में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगेन अगर मान लो मैं यहाँ पर इस केस में इस तरीके से ये लगा देता हूँ कि भाई ये T1 पे है, ये T2 पे है और ये T3 पे है, तब देखो PV कांस्टेंट है, इक्वल टू K है। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू ये K1 के इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू K2 के इक्वल होगी और ये वाली वैल्यू K3 के इक्वल होगी। तो K3 सबसे ज़्यादा है ना, तो K किसके प्रोपोर्शनल है? T के। तो अगर K1 इज लेस दैन K2 इज लेस दैन K3, दिस इटसेल्फ मीन्स दैट T1 इज लेस दैन T2 इज लेस दैन T3। गॉट इट? सेम अगर मैं इसमें कर दूं तो भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें भी अगर मैं इस तरीके, सॉरी, इसमें भी अगर तुम देखो ये T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है, तो सिंपल है दैट T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। दोनों सेम चीज़ें हैं। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक, लास्ट जो ग्राफ है वो ये है। देखो भाई PV इक्वल्स टू K है, अगर मैं लॉग ले लूँ दोनों तरफ तो लॉग K आ जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ? लॉग P इक्वल्स टू, सॉरी, लॉग P प्लस लॉग PV आ जाएगा ना। लॉग PV का मतलब क्या होता है? लॉग P प्लस लॉग V इक्वल्स टू लॉग K। तो सिंपल लिख सकते हैं हम लॉग P इक्वल्स टू माइनस लॉग V प्लस लॉग K, लॉग K। ठीक है, तो अगर मैं इसे कंपेयर करूँ ये y को और इसको x प्लस c, तो ये K कांस्टेंट है तो log K भी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट हो गया। log V, अगर मान लो मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ जिसमें मैं log V यहाँ रख रहा हूँ और log P यहाँ रख रहा हूँ, तो log P log V हो गए। तो y एक्सिस पे log P है, x एक्सिस पे log V है, तो क्या होगा? इसका स्लोप नेगेटिव है, तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ठीक है, क्लियर इनफ? गॉट इट? तो log P प्लस log V इक्वल्स टू, या log P इज इक्वल्स टू माइनस log V, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट? तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें कराऊंगा मैं। लेट्स कंप्लीट द अदर टू एंड देन वी विल गेट ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है, कितना टाइम हो गया भाई? 38 मिनट्स हो गए हैं। अच्छा जी, वेयर वाज आई? ठीक है, ओके। नाउ देयर इज दिस थिंग, इसको याद कर लो एक आइडेंटिटी के जैसे। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं P डेल V प्लस V डेल P, और क्योंकि ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल P अपॉन डेल V इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा डेल P अपॉन माइनस P बाई V, नहीं, डेल P माइनस P बाई V।
ठीक है, ये इक्वल्स टू माइनस पी बाय वी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है जो कि तुम याद रख सकते हो। अगर तुम पी की जगह यहाँ पे के बाई वी रखना चाहो या वी की जगह के बाई पी रखना चाहो, पी की जगह रख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट, सिंपल इनफ। ठीक, ठीक है जी, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेट्स टॉक अबाउट अदर गैस लॉज। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन दैट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ जो है वो भी सिमिलर लाइंस में ही है। ठीक, चार्ल्स लॉ में क्या है कि हमें, अगर हम बात करें चार्ल्स लॉ की, अब चार्ल्स लॉ ये क्या है, वी और वी वर्स वी टी ग्राफ की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, वी और टी के बीच में रिलेशनशिप होगी। गॉट इट। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या है, लिखो, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, at constant pressure for a given amount of gas, the volume of the gas varies directly with the temperature. Volume of the gas varies directly with the temperature. तो V is directly proportional to T, P and N equals to constant. ठीक है, क्लियर होगी बात। सबसे पहले ये बात जाननी ज़रूरी है। गॉट इट। ठीक, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू के टी। अब तुम ये मत कहना कि सर ये के और वो के सेम है, नहीं, ये डिफरेंट कांस्टेंट है। ठीक है, V इक्वल्स टू के टी। अच्छा, इसी को मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन आर अपॉन वी इंटू टी। ठीक है, इसको इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, के इक्वल्स टू एन आर अपॉन वी। एन तो कांस्टेंट है ही, आर कांस्टेंट है। मान लो अगर मैं पूछूं कि के किसके साथ वेरी कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो हाँ, के वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम। फॉर दिस लॉ दिस इज ट्रू। गॉट इट। अच्छा, अगर मैं इसी को देखूं तो एट पी इक्वल्स टू एट P1 V1 और T1 है, और P2 पे V2 और T2 है, तो हम कह सकते हैं V1, एक सेकेंड, इसी को इनफैक्ट वी कैन राइट इट एज V अपॉन T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, और बेटर येट V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में हो ये लिखा जा सकता है। गॉट इट। तो ये तो बेसिक हो गया। और अगर दो डिफरेंट स्टेट्स के बारे में सेम गैस के सेम अमाउंट सेम प्रेशर पे या डिफरेंट प्रेशर पे ये रिलेशनशिप पूछ रहे हो तो ये आ जाएगी। दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो, ये दोनों सेम ही है ना। ये V1 को इधर, V2 को इधर ले आओ, T1 को इधर ले आओ, सेम आ गया। ठीक है। अच्छा, इसको डिराइव कैसे करेंगे, बिफोर लाइक वी गेट ऑन टू द जिस लाइक वो बहुत महीन चीज़ों में, छोटी चीज़ों में जाए, इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसे किया गया वो बताता हूँ। ऐसा हुआ कि हमने 273 ml गैस ली एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री से, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री, तो वॉल्यूम कितनी होगी 274 ml, इतनी हो गई। सेम वे अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया बाय 5 डिग्रीज, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इसकी जो वॉल्यूम है वो 5 ml बढ़ गई, 78 ml।
ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये ऑब्जर्वेशन थी। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि 273 ml हमने लिया और वही एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर घटा दिया 1 डिग्री से, तो क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम 272 ml रह गई। फिर हमने दोबारा से कुछ कोशिश करी, हमने कहा कि यार एक की जगह 5 करके देखते हैं। 5 डिग्री से घटा दिया भाई, डिक्रीज्ड बाय 5 डिग्रीज, तो यहाँ पे 268 ml रह गया। तो ये देखा गया हर डिग्री के साथ 1 ml घट रहा है ना। तो अगर मेरे को इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना होगा तो मुझे कैसे लिखना होगा इसको, कि दैट V, जैसे लेट से कि V0, अब ऐसे लिखो, लेट V0 be the volume at, let V0 be the volume at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और VT be the volume at T डिग्री सेल्सियस। अभी हमें नहीं पता T कितना है, T 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, तो हमने T रख लिया जनरल, बिल्कुल जनरल। तो जब तुमने देखा कि 273 जो है V0, तो वॉल्यूम कितने से बढ़ रही है बार बार, हम देख रहे हैं वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बाय 1/273 इंटू T, ठीक है, इंटू V0 अपॉन, जैसे इसमें क्या है, 1 डिग्री पे 1 से बढ़ रही थी जब वॉल्यूम, ऐसी समझो इसको कि जब 273 वॉल्यूम थी तो 1 डिग्री से 1 ml बढ़ रहा था, या T डिग्रीज पे 273 प्लस T हो रही थी वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ पे V0 ले रहा हूँ तो उसको कैसे लिखेंगे, V0 बाई 273, 3, मान लो अब कितनी बढ़ेगी, मान लो ये V डैश आ रही है, तो V डैश कैसे आएगी, V डैश विल कम आउट टू बी इक्वल टू, भाई ये दोनों डायरेक्टली है ना, तो 273 अपॉन V0 इक्वल्स टू 273 प्लस T अपॉन V1, ठीक है, या VT मान लो इसको, क्योंकि तब सही रहेगा VT। तो अगर तुम देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं तो कि VT अपॉन V0 इक्वल्स टू 273 प्लस T अपॉन 273, है ना, आर वी क्लियर। अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ये T क्या है, टेम्परेचर है ना, अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैपिटल T, इसको T0 की जगह, ठीक है, वी कैन राइट इट एज T, इसको T ले लो, ये टेम्परेचर को 273 प्लस T हो गया, और इस टेम्परेचर को तुम ले लो T0, तो 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस को अगर तुम T0 लेते हो तो ये भी, एक सेकंड दोबारा मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने कहा कि ये तो ठीक है, अगर मान लो हम कहते कि इनिशियल वॉल्यूम 273 नहीं थी, कुछ V0 थी, लेट्स से कि इट वाज V0 0 डिग्रीज पे थी, VT किसी T टेम्परेचर पे है, तो 273 की वॉल्यूम T डिग्रीज बढ़ाते हुए इतनी बढ़ चुकी है, ठीक है। अच्छा, V0 जब हमने रखा, फिर हमने इस V0 का टेम्परेचर T डिग्री से बढ़ाया, अभी ये VT हो चुकी है, तो क्योंकि इसका जो इंक्रीमेंट होगा और इसका इंक्रीमेंट जो होगा दोनों सेम होंगे, मतलब सेम स्लोप होगा इनका, तो सिमिलर तरीके से अगर ये इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को डिवाइड कर दो और इस वाले पोर्शन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वल आएंगे, गॉट इट। अब जब तुमने ये कर दिया तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि VT को ऊपर ले आओ, 273 को नीचे ले आओ, VT अपॉन V0 273 T अपॉन 273। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने कल बताया था, अगर मैं T डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो गया, उस पर 273 ऐड करना होता है। तो अगर T डिग्री सेल्सियस बोला तो उस पर कितना डिग्री से ऐड कर दिया मैंने, 273, तो ये जो तुम्हारा T आया, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि इनिशियल कंडीशंस का है। इस केस में हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, तो ये T0 इक्वल्स टू 273 है। तो हम यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख सकते हैं,
दैट वी टी अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू टी अपॉन टी नॉट या टी टी अपॉन टी नॉट, मतलब जस्ट टू मेक थिंग्स लुक ओके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि v अपॉन टी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन टी नॉट, दैट इज़ v अपॉन टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। सो बेसिकली जो डेरिवेशन है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू तो पा लिया, लेकिन एक काइंड ऑफ थोड़ा कैलकुलेशन के साथ में वी कैन प्रूव दैट v बाई टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस। गॉट इट? ठीक है, ये क्लियर हुई बात? ठीक, तो यहाँ पर एक बात लिख लेना कि वी कैन सी, इधर इसके बाद इसको लिखने से पहले एक पॉइंट लिख लेना, वी कैन सी दैट विच ईच डिग्री इन राइज, वी कैन सी दैट विच ईच डिग्री change of temperature, which each degree change of temperature, the volume of the sample gas, the volume of the sample gas increases by a fraction of 1 by 273। यहाँ पे अगर हम देखें ये 273 जब 273 ml था तो 1 ml से बढ़ रहा था, तो अगर हम फ्रैक्शन देखें तो इसका कितना फ्रैक्शन हुआ 1/273। ठीक है, तो अगर 1/273 से बढ़ रहा है तो T टेम्परेचर के लिए कितने से बढ़ेगा T/273। वही चीज़ हम यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को मैं, अच्छा ये समझ में आ गया ना, उसको छोड़ो, इसको ये समझ में आ गया, इतना कर लो हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लो हो जाएगा। गॉट इट? अभी मैं इसमें ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, इसके बारे में कुछ बताना है मुझे। तो प्रूव हो गया ना, ये समझ में आया? नहीं आया होगा तो भाई कमेंट्स में लिख देना, बता देना मुझे कि सर समझ में नहीं आया, आई विल सी व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। गॉट इट? अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी प्रूव हो चुका है दैट v बाई टी इज़ कॉन्स्टेंट, सिंपल सी बात है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ इसको देखो, सिर्फ और सिर्फ इसको, वी टी अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस टी अपॉन 273। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये टी है जरूर याद रखना कि डिग्री सेल्सियस में है, इसको केल्विन में मत लेना। और वैसे इसको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो सिर्फ प्रूव करने के लिए मैंने बताया। पूरी की पूरी गैसियस स्टेट में, पूरे के पूरे उस फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें जो टेम्परेचर लेना है हमेशा केल्विन में लेना है। कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा केल्विन में टेम्परेचर लोगे, सेल्सियस में नहीं लेना। इस फॉर्मूले का यूज़ भी नहीं करना है, वो तो मैंने तुम्हें डिराइव करने के लिए बताया। यहाँ पर ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ध्यान रखना, और जो 1/273 होता है दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो क्लियर इनफ? बस जी, तो ये इतना है। अब इसके बाद हम इसके ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सब लाल लाल बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और पेन यूज़ करते हैं कोई। सबसे पहला ग्राफ कौन सा आएगा यहाँ पे? सिंपल सा है, v वर्सेस t। अब v वर्सेस t क्या है? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो डेफिनेटली इसका ग्राफ कैसा होगा भाई? इसका ग्राफ होगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, अच्छा ये टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो एक्चुअली में जो ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है इस तरीके से किया जाता है, यूँ समझो तुम, इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ये तुम्हारा T इक्वल्स टू 0 केल्विन है, ये तुम्हारा T इक्वल्स टू 273 केल्विन है, और ये T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस है। तुम बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। अभी तो आपने जो ग्राफ प्लॉट किया वो तो पास कर रहा था ओरिजिन से, तो मैं कहूँगा अभी भी कर रहा है, लेकिन सर आपने फिर ये डॉट 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 क्यों बनाया? तो देखो, पहली चीज़ है जो ये दोनों है, ये वॉल्यूम चाहे लीटर्स में लो कुछ में भी लो, लेकिन टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब केल्विन में है। तो ये स्केल केल्विन का हो गया। इसका मतलब जो ये 0 होगा कौन सा होगा? केल्विन का 0, तो 0 केल्विन आ गया। इतना क्लियर हो गई बात? तो इसको अभी तुम भूल जाओ, ऐसे रखो। तो ये ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है
कि ये जो यहाँ पे आ रही है ऐसे लकीर, ये क्या है, टेम्परेचर जो है 0 केल्विन बहुत ही कम टेम्परेचर है, बहुत छोटा टेम्परेचर है। साइबेरिया विच इज़ दी कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, उसमें भी -67 या -78 -80 के आसपास टेम्परेचर जाता है, लेकिन ये -273 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है, मतलब अनइमेजिनेबल लो टेम्परेचर है। इट इज़ एक्चुअली द लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल। तो होता क्या है कि ये जो गैस है, इसके पीछे अगर तुम्हें प्लॉट करोगे ना, तो एक्चुअली में गैस को प्लॉट नहीं कर पाओगे। होता क्या है, रियल गैसेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तक तो तुम्हारा ठीक ठीक आ जाता है, लेकिन इसके नीचे अगर तुम जाओगे तो कभी कभी गैस क्या कर जाती है, लिक्विफाई कर जाती है। लिक्विफाई, ये एक्चुअल गैसेस है ना भाई, देखो अभी बता रहा हूँ मैं, आई डिडंट वांट टू बर्न लाइक काइंड ऑफ बस्ट दिस बबल ऑफ योर्स। यहाँ पर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस वो होती हैं जो इन लॉज को फॉलो करती हैं, लेकिन जितनी भी गैसेस यूनिवर्स में हैं वो सारी की सारी इन लॉज को 100% फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए वो क्या कहलाती हैं, रियल गैसेस। और उनमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे जैसे तुम टेम्परेचर लो करते चले जाओगे तो वो एक पॉइंट पे आके लिक्विफाई हो जाएगी और फिर सॉलिडिफाई हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी फिर सॉलिडिफाई हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पर क्या होगा, ग्राफ फॉलो ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको इंटरपोलेट करें, अगर हम इसको इंटरपोलेट करें तो कोई सी भी गैस हो, ये सारे के सारे जाके इसी पॉइंट पे मिलते हैं, इसी पॉइंट पे आके इनकी वॉल्यूम 0 होती हुई दिखती है। मान लो मैं ये X गैस है, ठीक है, अगर मैं किसी दूसरी Y गैस की बात कर रहा हूँ, तो किसी तीसरी Z गैस की बात कर रहा हूँ, ये सब के सब ऐसे दिखते हैं कि दे आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है सबके लिए कॉमन हो गया, इसीलिए इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। आर वी क्लियर? तो इसमें लिखो, ठीक है, इसमें लिख लो, when graph is plotted beyond 0 degrees Celsius, when graph is plotted beyond 0 degrees Celsius, beyond 0 degrees Celsius, the gases usually liquefy and then solidify. The gases usually liquefy and then solidify. So do not follow the Charles law. So do not follow the Charles law, ठीक है। But if we interpolate the graph, all the graphs of all the gases, ठीक है, but if we interpolate the graph, all the graphs of all the gases seem to be converging to a point on the x-axis, seem to be converging on a point on the x-axis at 273 degrees Celsius, or which is called 0 Kelvin और 0 Kelvin। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, इसके स्लोप की अगर हम बात करें तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो v इक्वल टू kt था, तो हम देख सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू k। स्लोप जो तुम्हारा है वो k के इक्वल है। आर वी क्लियर और नॉट? सिंपल है। अच्छा, मान लो कि ये ग्राफ्स मैंने सेम गैस के लिए बनाया है, लेकिन ये P1 पे बनाया है, ये P2 पे बनाया है और ये P3 पे बनाया है। सॉरी, एक मिनट, ये ऐसा आएगा भैया, ऐसा आएगा, तो हम ये लिखेंगे, हमने गलती कर दी थी। तो P1, ये P2, ये P3। अगर तुम ध्यान से देखो, सेम वे अगर तुम यहाँ पे बनाना चाहते हो, तुमने एक लाइन खड़ी कर दी, अगर ये नहीं भी देखना है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे तो सिंपल सी बात है। V अगर तुम्हारा K की बात करो, स्लोप इक्वल टू K है, K इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो अगर यहाँ पे देखें K किसके प्रोपोर्शनल होता है, थीटा के, θ1, θ2 एंड θ3। तो θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3, देयरफॉर K1 इज लेस देन K2 इज लेस देन K3। और अगर हम देख रहे हैं कि K1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो छोटा होगा उसका प्रेशर बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर तुम देखो P1, P2, P3 के बीच में रिलेशनशिप है, तो वो ये आएगी। गॉट इट? हाँ है ना?
ठीक है जी, आर वी क्लियर? कहाँ थे हम? ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, ये सारा कुछ मिटा रहा हूँ मैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, वेयर वर वी? राइट, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया v वर्सेस t का। ठीक है, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, इस ग्राफ के अलोंग प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इसको बोलते हैं आइसोबार। ध्यान रखना, ये आइसोबार्स हैं, जितने भी हैं ये आइसोबार्स हैं। ठीक है, ओके, इसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर ग्राफ्स। इसमें दूसरा जो ग्राफ बन सकता है लॉग, अगर मैं देखूँ v इक्वस टू के टी है, दोनों की तरफ लॉग लूँ तो क्या आएगा, लॉग v इक्वस टू लॉग t प्लस लॉग k। ठीक है, अगर लॉग v इक्वस टू लॉग t इक्वस टू लॉग k, तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ लॉग v का, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लॉग t के, लेकिन यहाँ पे लॉग के कांस्टेंट कुछ है, तो वी कैन से कि ये इट विल हैव एन इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस विच इज़ इक्वल टू लॉग k। भाई तुम इसको y इक्वल्स टू x प्लस c करके देखो, y पे ये है, x पे ये है, और x का जो स्लोप है इक्वल्स टू 1 है, तो स्लोप कितना हो गया इसका, और स्लोप 1 कब होता है, जब ये एंगल थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज होता है। ये लॉग के इक्वल्स टू ये आ गया। गॉट इट? सिंपल इनफ। ठीक है, ओके, नाउ राइट, क्वेश्चंस में थोड़ा कल कराऊंगा, इसमें जल्दी से कुछ कुछ तुम्हें चीज़ें करा देते हैं। एक मिनट। ठीक है, देखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर डज नॉट मीन, ठीक है, डज नॉट मीन दैट वॉल्यूम ऑफ गैसेस बिकम्स ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जो जितनी भी गैसेस है वो रियल गैसेस होती है, वो नॉर्मल जितनी भी गैसेस है वो सारी की सारी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, 100% फॉलो नहीं करती है। ठीक है, इसलिए वो सॉलिडिफाई लिक्विफाई हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई आइडियल गैस हो तो वो 100% इसको फॉलो करेगा। तो लिखो साथ में, ठीक है, volume of the gas becomes zero at this, does not mean that volume of the gas becomes zero at this temperature. This is because the gas laws lose their significance. Gas laws lose their significance at this temperature. ठीक है, at this temperature, and the gases no longer obey them, and the gases gas laws like lose their significance at this temperature for all available gases in the universe, for all available gases in the universe। इतना करके लिख लो। ठीक है, तब तुम पूछोगे बार बार क्वेश्चन ही पूछोगे तो सर ये क्वेश्चन है किसके लिए एप्लीकेबल। तो एक हाइपोथेटिकल गैस होती है जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस। तो लिखो, दीज गैस आर एप्लीकेबल ओनली विद इन सर्टेन लिमिट्स। दीज गैस लॉज आर एप्लीकेबल ओनली विद इन सर्टेन लिमिट्स एंड applicable to hypothetical gas called ideal gas, which does not liquefy on cooling, and its volume becomes zero at T equals to 0 Kelvin। तो ये आइडियल गैस के लिए ये पूरा फॉलो करेगा, लेकिन एक्चुअल जो हमारे पास गैसेस अवेलेबल है वो आइडियल गैस तो है नहीं, तो ये पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर पाती है उसको। ठीक है, हाइपोथेटिकल गैस दैट कॉल्ड आइडियल गैस डज नॉट लिक्विफाई बट श्रिंक्स ऑन रिड्यूसिंग टेम्परेचर and becomes zero at T equals to 0, becomes zero at T equals to 0।
ठीक है, आई थिंक वी कैन कंप्लीट इट राइट नाउ, मतलब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो ऐसा करेंगे, कल क्वेश्चंस करेंगे और जो तुम्हारा गेल लुसाक्स लॉ है वो कंप्लीट करेंगे। आई होप कि कुछ बेसिक चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा, अगर बोला भी होगा तो बता देना, मैं कल बता दूंगा। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।